Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So, we have started our series for Class 12 Indian Economic Development Chapter Wise Previous Year Question Paper Series. So, now why this series is important? क्योंकि सीबीएसई के कुछ फेवरेट टॉपिक्स हैं जो वो हर साल रिपीट करता है, कभी एमसीक्यू, कभी डिस्क्रिप्टिव, कभी केस बेस्ड, पर ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल रिपीट होते ही हैं। तो अगर आपने पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज को डिटेल से कवर किया है तो इजिली यू कैन स्कोर 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स। बट द प्रॉब्लम इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास पिछले 5 साल की पीवाईक्यूज अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले सीबीएसई के पेपर्स माइक्रो एंड मैक्रो से बनाए जाते थे। तो हमारे पास सिर्फ पिछले 3 साल के सिस्टमैटिक पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हर एक सेट पर हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, किसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ये सारी चीजें हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 8, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, अ कंपेरेटिव स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड से। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से अभी तक एक भी पीवाईक्यू नहीं पूछा गया है, लाइक द कॉमन स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इंडिपेंडेंस के बाद हम तीनों ने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, तो वो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स थे। देन कोर एलिमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तीनों कंट्रीज ने अपने डेवलपमेंट पाथ के लिए 5 ईयर प्लान्स को सिलेक्ट किया था। तो हम तीनों के 5 ईयर प्लान्स की क्या क्या खासियत थी, कितने 5 ईयर प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या उसके सक्सेस थे, क्या उसके चैलेंजेस थे, ये सारी चीजें नहीं पूछी गई है। देन चेंजेस इन द स्ट्रेटेजी। आखिर हमने स्टार्ट किया था सिमिलर पाथ से, सेम स्ट्रेटेजीज थी, लेकिन विथ टाइम हम तीनों ने अपनी स्ट्रेटेजीज बदली थी। तो ऐसे क्या क्या चेंजेस हमने अडॉप्ट किए थे, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देन ये है हमारे 5 ईयर प्लान के पॉजिटिव इम्पैक्ट, राइजिंग कंसर्न, थ्रेशोल्ड, मतलब वो मेन पॉइंट कब आया था जब हम थक गए थे कि भैया ये तो पॉलिसी अब काम नहीं करने वाली है, तो अब हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिर हमने क्या क्या चेंजेस किए। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिससे अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। ओके, बट पॉसिबल है कि इसमें से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी ये नहीं है, पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शायद कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैक्सिमम इसका कोई 5 मिनट का वीडियो बनेगा जिसपे वो सारी चीजें इन टॉपिक से जो कि पूछी जा सकती हैं पर अब तक नहीं पूछी गई हैं, वो सब कवर करेंगे। तो जैसा कि हमने कहा था कि सीरीज खत्म होने के बाद एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हर एक चैप्टर से वो टॉपिक्स जो अब तक नहीं पूछे गए हैं पर अब पूछने के चांसेस है, उसको हम अलग से एक ही बार में कवर करेंगे। तो आज हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे उन टॉपिक्स पर जो इससे पहले पूछे जा चुके हैं। नाउ ये है पहले तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इससे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन हालांकि नहीं बना है, बट थोड़ा सा हमें बेस तैयार करना पड़ेगा ताकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, हम तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि तीनों कंट्रीज में अगर आप थोड़ा सा कंपेरेटिवली देखें तो एक तो उनकी लोकेशन काफी आसपास है, तो इंडिया, देन उसके साथ में यहाँ पे पाकिस्तान, और यही सामने चाइना। तो ये नेबरिंग कंट्रीज है। और दूसरा इनका जो हिस्ट्री रही है, जो पास्ट रहा है, वो भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहा है ना। अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो तीनों कंट्रीज इतिहास में पहले किसी और कंट्री की गुलाम रह चुकी हैं। हम ब्रिटिशर्स के थे, तो पाकिस्तान भी ब्रिटिशर्स के थे, और चाइना में कभी ब्रिटेन कभी फ्रांस, ऐसे ये भी किसी और कंट्री का गुलाम रहा है। तो हमें इंडिपेंडेंस मिली कब थी, तो इंडिया और पाकिस्तान को सेम ईयर 1947 में, बट चाइना को 1949। देन प्लान्स, तीनों कंट्रीज ने ही अपने डेवलपमेंट पाथ के लिए 5 ईयर प्लान्स को सिलेक्ट किया था। इंडिया ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था 1951 से। नाउ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किससे इंस्पायर हो गए। तो हमने ये 5 ईयर प्लान्स चुराए थे यूएसएसआर से। चुराए द सेंस कि हमने उनसे इंस्पायर होकर ये 5 ईयर प्लान्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की थी। देन चाइना ने हमारे बाद 1953 में, और उसके 3 साल बाद पाकिस्तान ने 1956 में 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था। देन अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, पब्लिक सेक्टर भी। सेम पाकिस्तान की भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, दैट मीन्स प्राइवेट पब्लिक दोनों सेक्टर काम करते हैं। लेकिन चाइना की इकोनॉमी उस टाइम पे स्टेटिज्म थी। स्टेटिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे सारी जो रिसोर्सेज है वो सरकार के हाथ में हो, दैट मीन्स सिर्फ पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो ही ना। फिर आता है रोल। अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों है, तो किसका रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक का प्राइमरी रोल और प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल था। सिमिलरली पाकिस्तान में भी पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल एंड प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी रोल। जबकि चाइना में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं,
सब कुछ सरकार के हाथ में था, स्टेटिज्म था, तो सारे रिसोर्सेज के ओनरशिप सरकार के पास ही थी। तो ओनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और ये देखने वाली है कि जो हमारे 5 ईयर प्लान थे वो हमने सबसे पहले अडॉप्ट किए थे 1951 में, और हमने सबसे पहले छोड़े भी थे। तो 2015 में नीति आयोग आया था और नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया था। तो नीति आयोग ने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, जिसके बाद से हमारे 5 ईयर प्लान बनना बंद हो चुके थे। तो आखिरी हमने प्लान बनाया था 2012 में, 5 साल का था, मतलब इसे खत्म होना चाहिए था 2017 में, लेकिन इसके खत्म होने से पहले ही हमने नीति आयोग लाया था और उसे खत्म कर दिया, प्लानिंग कमीशन ही हटा दिया। तो हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस भी किया था, सबसे पहले हमने विथड्रॉ भी कर दिया, जबकि चाइना और पाकिस्तान ने हमारे बाद अडॉप्ट किया था, और आज भी उसमें ये 5 ईयर प्लान चलते हैं। तो आज भी वो यही फॉलो करते हैं। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय पाकिस्तान फॉर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये कुछ पाकिस्तान ने स्टेप लिए थे जो कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थे ना। यहाँ पर जो हम बात जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन स्ट्रेटेजीज थी। कॉमन स्ट्रेटेजीज का मतलब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान सबने ही स्टार्टिंग में यही स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था। तो ये सिर्फ पाकिस्तान की इनिशिएटिव नहीं है, ये तीनों कंट्रीज की इनिशिएटिव है। तो स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी हालांकि चाइना की नहीं है, चाइना ने सीधा क्या किया था, स्टेटिज्म, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने क्या किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब था कि हमारी इकोनॉमीज में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर साथ में मिलकर काम करते थे। ये अलग बात है कि पब्लिक सेक्टर का प्राइमरी रोल था और प्राइवेट सेक्टर का सेकेंडरी, पर दोनों का ही इकोनॉमी में रोल था। तो पब्लिक सेक्टर का कोर इंपॉर्टेंस, मतलब पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज उस टाइम पे सरकार गवर्न किया करते थे। फिर आता है इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। पाकिस्तान ने इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी मतलब इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ था ना। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग सेम है। इसका मतलब क्या होता है कि अब तक जो सामान वो बाहर की कंट्री से इम्पोर्ट किया करता था, अब वो ट्राई करेगा कि वो सारा सामान उसी के ही कंट्री में डेवलप हो जाए या फिर प्रोड्यूस होने लग जाए, ताकि उसे किसी और कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़े। इसे कहते हैं इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। फिर आता है एफडीआई को बेन माना जाता था, ना कि बून। नाउ ये बेन एंड बून का मतलब क्या होता है? बेन का मतलब होता है श्राप, मतलब अगर कोई और कंट्री आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है तो आपकी इकोनॉमी के लिए वो गलत बात है, नहीं करने देना चाहिए। और बून का मतलब होता है वरदान। तो उस टाइम पे तीनों ही कंट्रीज एफडीआई को प्रमोट नहीं करती थी, तो उनको लगता था कि दूसरी कंट्री अगर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो ये बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि तीनों की हिस्ट्री थोड़ी बहुत सेम ही रही है, हम किसी और कंट्री के गुलाम रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिशर से गुलाम थे तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया कैसे था? वो हमारी कंट्री में आए, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन की, और फिर धीरे 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 करके हमें गुलाम बनाते गए वो। तो ये चीजें हम पहले से ही फेस कर चुके थे, तो हमें नहीं चाहिए था कि अब कोई और कंट्री हमारी कंट्री में एंटर करे। तो एफडीआई को हमने बेन मतलब एनकरेज हम उसे नहीं करते थे, हम उसे श्राप मानते थे, ना कि वरदान। फिर आता है 5 ईयर प्लान। पाकिस्तान ने भी 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था, बट कब किया था? 1956 में। इंडिया ने 1951 एंड चाइना ने 1953। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में आए थे 1980s में। चाइना में भी सेम पीरियड में आया था, जबकि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? 1991 में। और रिफॉर्म्स क्या थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन ग्रीन रिवॉल्यूशन तीनों कंट्रीज में आया था, इंडिया में भी, चाइना में भी और पाकिस्तान में भी। हालांकि पाकिस्तान में ये उतना सक्सेसफुल नहीं था जितना कि इंडिया में था। तो अभी भी इसके जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अनस्टेबल इन द सेंस कि कभी मानसून अच्छा हुआ तो बारिश तो फसल अच्छी होगी, मानसून अच्छा नहीं हुआ तो फसल खराब हो जाएगी। तो परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज ये सब वहां पे अभी भी उतनी डेवलप्ड नहीं है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो, पर उससे उतना फायदा नहीं हुआ जितना हमारी कंट्री को हुआ था। Then nationalized capital goods industries in 1970s। इसके बाद अपनी ग्रोथ प्रोसेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने 1970s में कैपिटल इंडस्ट्रीज को या कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया ना। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है? दो तरह के गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, जबकि कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल केक एक कंज्यूमर गुड है, लेकिन केक को बनाने वाला ओवन क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। शर्ट एक कंज्यूमर गुड है, लेकिन शर्ट को बनाने वाली पावरलूम मशीन क्या हो जाएंगी? कैपिटल गुड। वैसे ही सैंडविच एक कंज्यूमर गुड है, लेकिन सैंडविच को बनाने वाला जो टोस्टर होता है, जो मशीन होती है, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड मतलब मशीन्स की इंडस्ट्रीज।
उसे नेशनलाइज करने का मतलब था कि पहले जो प्राइवेट पीपल ये मशीन्स की इंडस्ट्री चला रहे थे, अब पाकिस्तान की सरकार ने वो सब अपने नाम कर लिया और बोला ये सारी आज से सरकारी कंपनियां हैं। तो उनको कुछ कंपनसेशन देने के बाद उन सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया। ओके, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन कौन सी कॉमन स्ट्रेटेजी है जो पाकिस्तान ने अडॉप्ट की थी, कौन सी नहीं है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, 5 ईयर प्लान, एफडीआई को अलाउ नहीं करना, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये सारी कंट्रीज में ही सिमिलर रहा है। ओके, और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1970s में पाकिस्तान ने एक इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था, वो कौन सी इंडस्ट्रीज थी? तो वो थी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चाइना का डेवलपमेंटल पाथ। तो चाइना डेवलपमेंट पाथ, ना चाइना का जो डेवलपमेंट पाथ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट हम कहते हैं प्री 1978 पीरियड, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं पोस्ट 1978 पीरियड। तो ये 1978 से पहले का है और ये 1978 के बाद का है। नाउ 1978 में ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो हमारी कंट्री में कौन सा साल इंपॉर्टेंट है? 1991, क्योंकि उसके पहले तक हम थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर पे डिपेंडेंट थे और 1991 के बाद प्राइवेटाइज हो गया था। तो सिमिलरली चाइना में भी 1978 से पहले स्टेटिज्म था और 1978 के बाद मार्केट इकोनॉमी आ चुकी थी। तो इसके पहले वाले कुछ पाथ, कुछ जो स्ट्रेटेजीज थी वो अलग थी, और इसके बाद जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई थी वो अलग थी। तो 1978 से पहले उन्होंने 3 पॉलिसी बनाई थी। पहला था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, देन सेकेंड कम्यून सिस्टम, ये भी 1978 के पहले का है, और फिर आता है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। तो ये 3 चीजें आपको पढ़नी है जो कि 1978 के पहले की थी। नाउ ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? तो ये इकोनॉमिक कैंपेन है जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली कब लॉन्च हुआ था? 1958 में। और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये साल, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट सेट में। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में लॉन्च किया था। किसने किया था? माओ जेडोंग ने। इसका मेनली पर्पस क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो पहले मैं लोकली नॉर्मली अगर आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया गया था कि हर एक घर में एक इंडस्ट्री होनी चाहिए, भले छोटे लेवल पर हो, घर के बैकयार्ड पर, मतलब घर के आंगन में आप चलाओ, छोटी सी इंडस्ट्री चलाओ, पर हर एक घर में एक इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्यों आया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आप बढ़ा सको, और इसके लिए उन्होंने क्या बोला था कि हर एक घर में एक इंडस्ट्री, छोटी मोटी इंडस्ट्री होनी ही चाहिए। ठीक है, बट ये मेनली किस चीज की इंडस्ट्री होनी चाहिए? स्टील को प्रोड्यूस करने की। तो स्टील मेकिंग इंडस्ट्री हर एक घर में होनी चाहिए। पर जितना हमने इसको सोचा था कि सक्सेसफुल होगा, उतना सक्सेसफुल ये हुआ नहीं। पहला रीजन क्या था? पुअर प्लानिंग। हमने बस ये कह दिया कि हर एक घर में इंडस्ट्री होनी चाहिए, पर कैसे आएगी? घर में इतनी जगह है नहीं है, लोन लेना है, पैसा कहाँ से आएगा उसका? इन सारी चीजों की हमने प्लानिंग की नहीं थी। हमने नहीं, मतलब चाइना ने इस चीज की प्लानिंग नहीं की थी। दूसरा है अनरियलिस्टिक टारगेट। हर साल जो टारगेट सेट किया जाता था कि इस बार हम इतना स्टील प्रोड्यूस कर देंगे, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, वो इतना अनरियलिस्टिक था कि कोई भी हाउस होल्ड उसको मीट कर ही नहीं पाता था। फिर है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। अगर आप किसी पर्सन से कह रहे हो कि अपने घर पे स्टील बनाने की इंडस्ट्री चलाओ, तो उसके लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर होता है। अगर इतना सारा नॉलेज किसी पर्सन के पास हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर घर में कोई पर्सन हो जो स्टील की फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री चला ही सके, ऐसा जरूरी नहीं है। तो लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज की वजह से भी ये जो स्टेप था वो फेलियर था। इसके बाद स्पेशली एक और उसका नुकसान ये था कि जब आपने इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों ने खेती को छोड़ दिया। जब आप लोगों से कहोगे कि अपने घर में आप इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री से प्रोडक्शन करो, तो क्या करेंगे? खेती को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत तेजी से डिक्लाइन किया। अब एग्रीकल्चर लोग करेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? खाना उनको मिलेगा नहीं, दैट मीन्स फूड ग्रेन्स का शॉर्टेज हो जाएगा। तो फिर फेमाइन्स आने लगेंगे। फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। तो सब लोग अगर इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे तो खेती कौन करेगा? कोई नहीं। और अगर खेती नहीं हो रही है तो फूड ग्रेन्स डेवलप नहीं करेंगे, और फूड ग्रेन्स नहीं है तो वहां के लोगों को भूखा मरना पड़ेगा, तो भुखमरी आ जाएगी। ओके, इसीलिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड को एक फेल्ड इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट माना जाता है चाइना की हिस्ट्री का। तो इससे क्वेश्चन बने हैं दो। एक तो ये जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड है ये कब आया था? तो ये आया था 1958 में। दूसरा, ये एग्जैक्टली कौन सी चीज के लिए आया था? क्या ये एग्रीकल्चर के लिए आया था, या ये आपकी सर्विस सेक्टर के लिए आया था, बैंक सेक्टर में आया था, रिफॉर्म सेक्टर में आया था, किस सेक्टर में आया था? तो ये आया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ही आया था। ओके, इसके अलावा अगर आपसे 3 से 4 मार्क में अलग क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आप ये लिख सकते हैं।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम भी उसी टाइम पे आया था और उसी पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया था, माओ जेडोंग। तो ये भी कब आया था? 1958 में। और किसने लाया था? माओ जेडोंग ने। अब अगेन अगर इसको सिंपल भाषा में समझाएं तो यहाँ पे होगा क्या कि एक कम्यून बनाया जाएगा। कम्यून का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस। तो बहुत सारे विलेज के फार्मर्स एक साथ मिलकर एक ही जगह पे फार्मिंग करेंगे। तो यहाँ पे उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं होगी, जमीन किसकी होगी? सरकार की। सारे रिसोर्सेस सरकार के, सारे सीड्स वगैरह सब कुछ सरकार का। बस यहाँ पे सारे फार्मर्स आएंगे और एज ए लेबर वहां पे काम करेंगे। फिर उस जमीन पे जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारे फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं कम्यून सिस्टम। ना कम्यून सिस्टम का मतलब क्या था कि जहाँ पे फार्मर्स एक साथ मिलकर काम करेंगे बड़े बड़े फार्म्स में, और उससे जो भी आउटपुट आएगा उसे वो आपस में शेयर कर देंगे। तो ये भी जो था वो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौरान ही आया था, सेम ईयर में आया था। तो वो भी 1958 में था, कम्यून सिस्टम भी 1958 में है। यहाँ पे फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया गया था इन द लार्ज कम्यून्स, मतलब अलग अलग मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस में उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें जो भी जमीन थी, जो भी टूल्स थे, रिसोर्सेस थे, वो सब सरकार के थे। तो किसी भी फार्मर के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, तो दे डिडंट ओन लैंड इंडिविजुअली। उनके पास कोई खुद की जमीन नहीं थी। उस जो कलेक्टिव जमीन पे काम करके जो भी प्रोडक्शन आता था या जो भी इनकम जनरेट होती थी, उसे वो सारे फार्मर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। लेकिन ये वाला भी उतना सक्सेसफुल नहीं था। और सक्सेसफुल ना होने का रीजन ये है क्योंकि फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था काम करने का। अगर मुझे पता हो कि सब लोग मिलकर इस जमीन पे काम कर रहे हैं, अब मैं कम काम करूं या ज्यादा काम करूं, कुछ भी करूं, काम एक दिन आऊं छुट्टी पे रहूं, मतलब काम पे आऊं या फिर छुट्टी करूं, तो भी जो भी इनकम होनी है वो सब में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है। तो मुझे कुछ मोटिवेशन होगा ही नहीं कि मैं ज्यादा काम करूं। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव की वजह से या लैक ऑफ इंसेंटिव की वजह से फार्मर्स यहाँ पे बहुत कम काम करते थे। और अगर काम नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा, अगेन आपको फेमाइन वगैरह फेस करना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया, इस कम्यून सिस्टम को हटा दिया और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम लागू कर दिया। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि हर एक फार्मर को कुछ जमीन दी जाएगी और अपनी अपनी जमीन पे आप खुद ही खेती करो। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे वो सब आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत टैक्स होगा जो आपको सरकार को देना पड़ेगा, इसके अलावा वो सारा प्रोडक्शन आपका ही होगा। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना है कम्यून सिस्टम से। फिर दूसरा, ये कौन से साल में लागू किया गया था और एक कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, इंडस्ट्री से कि एग्रीकल्चर? तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे सारे फार्मर्स मिलकर खेती करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। इसमें उनके पास खुद के नाम पर एक भी जमीन नहीं रहती है, सारी जमीन सरकार की होती है। सो नेक्स्ट है ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। ये कब आया था? तो ये लगभग 1966 से 76 के बीच में आया था और इसे भी माओ जेडोंग ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ना इसके अंदर हम क्या करते थे कि वहां के प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स को हम कंट्री साइड भेजते थे। कंट्री साइड का मतलब होता है मेन सिटी से थोड़ा दूर भेजना, ताकि वो वहाँ की रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में स्टडी कर पाए और उसके कुछ सजेशंस या फिर उसके सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी कर सके। तो यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम वहाँ पे ये थी कि वहाँ पे धीरे धीरे करके चाइना में कैपिटलिज्म आ रहा था। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि जो रिच सेक्शन थे वो और रिच होते जा रहे थे और पुअर सेक्शन और गरीब होते जा रहे थे। तो जो हाई क्लास बन रही थी वो लोअर क्लास को बहुत डोमिनेट या एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करने के लिए वहां पे ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन लाया गया था, ताकि इस कल्चर को चेंज किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पॉलिसी थी जिसके अंदर प्रोफेशनल या स्टूडेंट्स को कंट्री साइड भेजा गया? तो उसका नाम था ग्रेट प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन। फिर आता है नेक्स्ट, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। यहां से जो आप पॉलिसी पढ़ोगे वो है पोस्ट 1978। 1978 से पहले आपने पढ़ा ग्रेट लीप फॉरवर्ड, कम्यून सिस्टम एंड ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। 1978 के बाद हमने कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, मेनली मार्केट इकोनॉमी को इन्फोर्स करने के लिए। तो उसके बाद हमने क्या लाया? डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग का मतलब होता है कि एक ही कंट्री में दो प्राइसेस चलेंगी। कुछ प्रोडक्शन को उस प्राइस में बेचा जाएगा जो सरकार डिसाइड करेगी, बाकी कुछ प्रोडक्शन को उस प्राइस में बेचा जाएगा जो कि मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे। तो इसे हम कहते हैं डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। तो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट की थी, जहां पे आधे गुड्स जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है उस पर बेचे जाते हैं और बाकी मार्केट प्राइसेस पे। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कुछ पार्ट सरकार के तय की गई प्राइसेस में बिकेगा और बाकी का बचा हुआ पार्ट मार्केट प्राइसेस पे बिकेगा। जैसे हमारी कंट्री में भी होता है, राशन शॉप्स होती है जहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबों के लिए अनाज मिलता है।
तो वहां पे अनाज कैसे मिलता है? 2 रुपए किलो वीट, 3 रुपए किलो चावल। तो ये किसने डिसाइड किया? ये सरकार ने प्राइस डिसाइड किया है। और यही वीट और राइस मार्केट में भी बिकता है, और किसमें बिकता है? मार्केट प्राइसेस में। तो जैसे हमारे यहाँ पे ये प्राइसेस हैं, सब्सिडीज वाले अलग हैं और मार्केट वाले अलग हैं, वैसे ही वहां पे भी एक पॉलिसी चलाई गई थी जिसका नाम क्या था? डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। इसका मेन पर्पस ये था कि चाइना चाहती थी कि वो धीरे धीरे करके मार्केट और ओरिएंटेड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसके पहले तक वो स्टेटिज्म थी, वहां पे सारे रिसोर्सेज सरकार के हाथ में थे। तो अब वो चाहती थी कि सारे रिसोर्सेज मार्केट के पास चले जाए। पहले सारे डिसीजन सरकार रहती थी, अब वो चाहते थे कि मार्केट इकोनॉमी हो जाए तो सारे डिसीजन मार्केट ले। पर एकदम से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कल तक आप सारे डिसीजन खुद ले रहे थे और आज आप डिक्लेयर कर दो कि आज से सारे डिसीजन मार्केट लेगी। तो एकदम से आप सारी चीजें ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया कि अब आधी चीजें वो डिसाइड कर रहे हैं, आधी चीजें मार्केट। तो ये एक स्टेप था टुवर्ड्स द मार्केट इकोनॉमी। फिर आता है नेक्स्ट, वन चाइल्ड पॉलिसी इन चाइना। तो चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में आई थी। ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों आया था? ताकि चाइना की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो चाइना की पॉपुलेशन वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हुआ करती थी। इस साल तो इंडिया ने सरपास कर दिया, 2025 में सरपास कर लिया था, लेकिन इससे पहले चाइना की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी ले आया गया था। इसका मतलब क्या होता है कि अब फैमिलीज को फोर्स किया जाता था कि उनके पास अब एक ही बच्चा हो सकता है, मतलब सारे पेरेंट्स अब एक ही बच्चा प्लान कर सकते हैं, तो एक ही बच्चा पैदा होगा। अगर किसी फैमिली ने एक से ज्यादा बच्चा किया तो उन्हें कुछ पेनल्टीज या कुछ फाइन्स पे करने पड़ते थे, या फिर लॉस ऑफ बेनिफिट, मतलब वो बेनिफिट जो बाकी जनता को मिलते थे वो अब ऐसी फैमिलीज को नहीं मिलेंगे जिन्होंने एक से ज्यादा बच्चा किया हुआ है। इसका मेन रीजन क्या था? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, और जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो वहां के रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ता है। तो उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए ये स्टेप लिया गया था। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो उससे वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है या लाइफ स्टाइल है वो रिड्यूस हो जाता है, और वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम हो जाता है। तो इसे दोबारा से रिवाइव करने के लिए हमें क्या जरूरी है? कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। ये कैसे वर्क करता है? कि जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। मेंटेनेंस मतलब उसका बेसिक राशन उन्हें प्रोवाइड करना या बेसिक नेसेसिटीज उन्हें प्रोवाइड करना, इस पे खर्चा बढ़ जाता है। तो आप डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का खर्चा नहीं कर पाते हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे आपके पास कम पड़ जाते हैं। माइक्रो लेवल पे अगर आप सोचो कि अगर आपकी फैमिली में फॉर एग्जाम्पल अगर 20 लोग रहते हैं और कमाने वाला सिर्फ एक है, वो है आपके पापा, तो ये जितना पैसा लग कमा कर लाएंगे वो सारा का सारा पैसा 20 लोगों के अनाज पे, राशन पे या बेसिक जरूरतों में ही खत्म हो जाएगा। तो आप कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट या डेवलपमेंट करने के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। कि कंपनीज खड़ी करते हैं, नया घर बनवाते हैं, कार लेते हैं या फिर एसी लेते हैं, ये सब कुछ चीजें आप नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका सारा पैसा कहाँ खर्च हो गया है? मेंटेनेंस पे। सिमिलरली अगर किसी एक कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इसका खर्चा मेंटेनेंस पे ही खत्म हो जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा बहुत कम बचता है। तो जैसे ही ये वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इससे क्या फर्क पड़ा? तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे चार। पहला, डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन अब कम होना स्टार्ट हो गई थी। दूसरा, जेंडर इम्बैलेंस। जेंडर इम्बैलेंस मतलब अगर पेरेंट्स को पता हो कि हमारे पास 4-5 बच्चे करने की आजादी है, तो उसमें से एक आध बच्चे लड़का होगा, एक आध लड़की होगी, तो ठीक है। लेकिन जब उन्हें पता होता है कि उनके पास सिर्फ एक ही बच्चा अलाउड है, एक ही बच्चा वो पैदा कर सकते हैं, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उन्हें मेल ही हो। तो प्रेफरेंस फॉर सन, मतलब बेटे की चाह कि भाई बेटा ही पैदा होना चाहिए। इसकी वजह से जैसे उन्हें पता चलता था कि गर्भ में बेटी है तो उसे गर्भ में ही मार देते थे, जिसे हम कहते हैं फीटिसाइड। ठीक है, तो बच्चा पैदा होने से पहले ही उसे मार दिया करते थे ताकि लड़का पैदा हो। या इवन अगर कई बार नहीं पता चल पाया, बेटी हो गई, तो पैदा होने के बाद भी उसे मार दिया जाता था ताकि उन्हें सेकंड चाइल्ड करने की परमिशन मिल जाए, तो वे एक और बच्चा पैदा कर सके। जिसकी वजह से आपका जो जेंडर इम्बैलेंस है कि लड़के बढ़ते जा रहे थे, लड़कियां कम होती जा रही थी, ये देखने के लिए मिला। फिर आता है एजिंग पॉपुलेशन। एजिंग का मतलब होता है कि बूढ़ी पॉपुलेशन ज्यादा थी। रीजन क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अगर आप वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हो तो आज आपके पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अभी तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आज से आप क्या बोल रहे हो कि अब जो आप बच्चे पैदा करोगे, आप एक ही बच्चा पैदा कर सकते हो, ज्यादा नहीं। तो ऑलरेडी अभी तो आपके पास यूथ बहुत ज्यादा है, पर आपने क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई है तो बच्चे बहुत कम है। बाय द टाइम ये 20-30 साल के बाद जब ये बच्चे बड़े होंगे, तब तक ये जो लोग थे जो पहले यूथ थे वो बूढ़े हो चुके होंगे। तो अब आपके पास जो यूथ पीपल होंगे वो तो कम होंगे, लेकिन बूढ़े पीपल ज्यादा हो चुके होंगे। आई होप आप समझ रहे हो।
कि फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पर यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे, तो फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ पॉपुलेशन है जो कि यूथ है। अब आपने क्योंकि आज से पॉलिसी अडॉप्ट की है कि सिर्फ वन चाइल्ड पैदा हो सकता है, हर एक पेरेंट्स के पास एक ही बच्चा हो सकता है, तो अब जो बच्चे पैदा होंगे वो बहुत कम पैदा होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इस साल सिर्फ 10 करोड़ ही बच्चे पैदा हुए हैं। तो आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद बाय द टाइम ये लोग बड़े होंगे तो हमारे पास कितने यूथ होंगे? हमारे पास यूथ होंगे 10 करोड़। और ये जो लोग हैं वो क्या क्या हो चुके होंगे? बूढ़े। तो बूढ़े कितने होंगे? 50 करोड़। तो हमारे पास अभी प्रेजेंट के टाइम पर जो यूथ है वो फ्यूचर में क्या बन जाएगी? बूढ़ी, जो ज्यादा लोग होंगे। और बच्चे क्योंकि आज हमारे पास कम है, तो जब ये जवान होंगे तो जवान कम होंगे और बूढ़े लोग पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बहुत ही कम यूथ पॉपुलेशन को बूढ़ों की या एज पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, तो इन पर बर्डन बढ़ेगा। फिर है लेबर शॉर्टेज होगी इन फ्यूचर। तो आज अगर आप बच्चे कम पैदा करोगे तो फ्यूचर में आपके पास यंग पॉपुलेशन बहुत ही कम होगी, तो आपको लेबर की शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी। फिर आता है नेक्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये भी 1978 के बाद बनाए गए थे। नाउ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? कंट्री का एक स्पेसिफिक एरिया होता है जिसमें आपने जो लेबर लॉज होते हैं या फिर जो ट्रेड लॉज होते हैं उसको ज्यादा फ्लेक्सिबल या फिर फेवरेबल बनाया होता है। तो सरकार ने क्या किया होता है? पूरी कंट्री के कुछ एरियाज को डिक्लेयर किया होता है एज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है तो एक तो आपको टैक्सेस भी कम देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई लाइसेंस वगैरह लेबर लॉज वगैरह लेना अगर फॉलो करना होता था तो वो भी अब इजी हो जाएगा, तो वो काफी फ्लेक्सिबल और फेवरेबल बना दिया जाता है। ये इसलिए क्या जाता है ताकि यहाँ पर आपको बिजनेस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करें। आप इतने आसानी से अगर प्रोडक्शन कर पाओगे तो उसके एक्सपोर्ट भी इजी हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। इसके बेसिक फीचर्स क्या थे कि जिस एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप वहां पे कोई भी सामान प्रोड्यूस कर रहे हो तो उस पर आपको कम टैक्स पे करना पड़ेगा और कई बार आपको टैक्सेस देना ही नहीं होता है, मतलब जैसे जीएसटी भी वहां पे अप्लाई नहीं होती है। फिर है सिंपलर रूल्स। तो नॉर्मल आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अब ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। फिर आता है नेक्स्ट, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट दीज ऑर्गेनाइजेशन। तो एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है कि इंडिया कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है और कौन से ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है। तो इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, G20 एंड सार्क। ब्रिक्स में बी से ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से क्या है? इंडिया। तो इंडिया मेंबर है किसका? ब्राजील, ब्रिक्स का। इसके अलावा G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसमें से इंडिया एक कंट्री है। फिर है सार्क के भी हम मेंबर्स हैं। हम कौन से ग्रुप के मेंबर्स नहीं है? तो वो है G7। G7 इज द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। इसमें आती है जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, इंग्लैंड, चाइना एक्सेट्रा। तो इसमें इंडिया नहीं है। G8 में G7 कंट्रीज के अलावा एक और कंट्री आ जाती है, वो है रशिया। तो अगेन इसमें इंडिया नहीं है। यूरोपियन यूनियन आपके यूरोप में जो भी कंट्रीज है उनका एक संगठन है, यूनियन है। तो क्योंकि इंडिया यूरोप में है ही नहीं, हम तो एशिया में है, तो अगेन हम यूरोपियन यूनियन का कोई पार्ट नहीं है। और फिर एशियान भी एक ग्रुप है जिसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो हम सिर्फ G20, सार्क और ब्रिक्स का पार्ट है। हम एशियान, G7, G8 और यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा एक और एमसीक्यू बनता है जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि बताओ G20 की कौन कौन सी कंट्रीज इसमें से है और कौन सी कंट्रीज नहीं है। तो ग्रुप ऑफ 20 में 20 कंट्रीज हैं जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। तो यह पूरे लेक्चर के एंड में इसकी एक ट्रिक्स की हेल्प से हम सारी कंट्रीज को याद करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले आता है कि आप इन 3 कंट्रीज को जब आप कंपेयर करते हो, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तो कौन से बेसिस है जिसके बेसिस पर आप इन्हें कंपेयर करोगे? तो मेनली 4 बेसिस है। पहला जीडीपी ग्रोथ, देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो अगर स्टार्ट करें जीडीपी ग्रोथ से, तो जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा कुछ इसके बारे में पूछा नहीं गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि ग्रोथ प्रोसेस में कौन सी कंट्री टॉप पर है और कौन सी बॉटम पे है। तो जीडीपी ग्रोथ में चाइना आउटपेस्ड बोथ, मतलब चाइना दोनों से आगे है। ये पूरे वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हर साल इसका जो जीडीपी है वो लगभग 9% से इंक्रीज करता है। और ये 2010 के बाद पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन चुकी है। तो इसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो बाकी दोनों कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान जो रह जाते हैं, इन दोनों में से भी इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है देन द पाकिस्तान। तो फिर भी इंडिया थोड़े से बेटर पोजीशन पे है। तो सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि चाइना जो इतना सक्सेसफुल हो पाया है,
इसका मेन रीजन ये नहीं है कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, रिसोर्सेज तो उसके पास भी उतने ही थे जितने इंडिया और पाकिस्तान के पास हैं, पर मेनली वो सक्सेसफुल इसलिए हो पाए क्योंकि उसके पास थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब वहां पे अगर कोई एक पार्टी पावर में आ जाती है तो बहुत लंबे टाइम तक वही पार्टी पावर में रहती है। और इसका प्रूफ क्या है कि 1949 जब ये चाइना आजाद हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, तो वो चेंज नहीं हुई है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वहां पे ज्यादा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखी गई है। गुड गवर्नेंस एंड गुड कंप्लायंस। गुड गवर्नेंस मतलब एक तो लॉज वहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं, और दूसरा कंप्लायंस, लॉ सिर्फ बोलने के लिए नहीं बनते कि बना दिया पर फॉलो नहीं हो रहा है। अगर कोई लॉ बना है तो उसे पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी, कंप्लाई भी किया जाता है, जिसकी वजह से वहां की सक्सेस हमसे ज्यादा है। दूसरा जो पैरामीटर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। इससे कुछ क्वेश्चंस बने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होता है? अगर आपका जीडीपी ग्रो कर रहा है तो उस जीडीपी में 3 सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो तीनों ही कंट्रीज में कौन से सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन से सेक्टर का इंपॉर्टेंस कम है, इसे हम पढ़ते हैं अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। की ग्रोथ तो है पर कौन से सेक्टर से है। तो अगर हम बात करें इनिशियली स्टार्टिंग के फेज में, तो तीनों कंट्रीज में ही प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था। तो इनिशियली प्राइमरी सेक्टर सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर डोमिनेटेड इन ऑल 3 कंट्रीज। लेकिन अभी के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर किसी भी कंट्री में डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। तो जब इनकी डेवलपमेंट पाथ या डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे तीनों ही कंट्रीज में एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट करता था, पर अभी किसी में भी उतना पावरफुल नहीं है। अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में टर्शरी सेक्टर स्ट्रांग है और चाइना में सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग है। तो टोटल कितने सेक्टर होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। स्टार्टिंग में तीनों ही कंट्रीज में प्राइमरी स्ट्रांग था, पर अभी के टाइम पे किसी में भी प्राइमरी स्ट्रांग नहीं है। तो इंडिया और पाकिस्तान में टर्शरी स्ट्रांग है और चाइना में सेकेंडरी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें सीक्वेंस की, तो चाइना का सीक्वेंस बाकी सारी डेवलप कंट्रीज की तरह रहा है। सारे डेवलप कंट्रीज में क्या होता है? स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रांग होता है और फिर टर्शरी स्ट्रांग होता है। तो चाइना ने भी बाकी सारी डेवलप कंट्रीज की तरह ये सीक्वेंस फॉलो किया है। स्टार्टिंग में इसका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग था, अब सेकेंडरी स्ट्रांग है और धीरे धीरे करके अब टर्शरी स्ट्रांग हो रहा है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। हम दोनों कंट्रीज में पहले प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग था, अब डायरेक्टली टर्शरी स्ट्रांग है। हमारे यहाँ पे कभी सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रांग हुआ ही नहीं। तो नॉर्मल बाकी सारी कंट्रीज में क्या हुआ है? प्राइमरी स्ट्रांग, फिर वो डिक्लाइन किया तो सेकेंडरी स्ट्रांग हुआ, फिर ये डिक्लाइन किया तो टर्शरी स्ट्रांग हुआ। ये सब चाइना ने फॉलो किया, पर हमारे हमने और पाकिस्तान ने क्या किया? पहले प्राइमरी स्ट्रांग था, फिर डायरेक्टली क्या स्ट्रांग हो गया? टर्शरी। तो सेकेंडरी सेक्टर हमारे हम दोनों कंट्रीज में कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं। फिर हम बात करें कि ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से हमारा टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर का एक्सपांशन हो पाया। द रीजन वॉज फास्टर इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम दोनों कंट्रीज ने बाकी सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन मेंटेन किए, जिसकी वजह से हमें फायदा हुआ आउटसोर्सिंग का। आउट आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो कि यूएसए की है, तो उसके कॉल सेंटर्स कहाँ पे ओपन होंगे? इंडिया में। तो वो जो कंपनीज है वो अपनी पार्ट ऑफ जॉब इंडिया में ट्रांसफर कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्विस सेक्टर डेवलप करता है। लेकिन चाइना में इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग है, तो उसका रीजन क्या है? तो उसके रीजन है दो मेन। एक जीएलएफ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अभी हमने देखा कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में चाइना की सरकार ने कहा था कि हर एक घर के बैकयार्ड पे एक इंडस्ट्री होनी ही चाहिए। प्रायोरिटी दी गई थी स्टील प्रोडक्शन को, तो हर घर में एक इंडस्ट्री होनी ही चाहिए, जिसकी वजह से क्या हुआ? वहां पे इनका इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा ग्रो किया। इसके अलावा 1978 में ओपन अप मतलब मार्केट इकोनॉमी आ चुकी थी, जिसके बाद हर एक प्राइवेट पीपल ने अपनी इंडस्ट्री ओपन करी, तो उससे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा था। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट की। एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग में तीनों ही कंट्रीज में प्राइमरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर गया। तो जब ये प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस डिक्रीज हो रही थी तो अब हाई टाइम था कि जहाँ की जो पॉपुलेशन है जो अब तक खेती कर रही थी वो खेती छोड़ दे और सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट हो जाए। तो उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। तो ये शिफ्ट चाइना में बहुत अच्छा आया है। तो जब वहां का प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन कर रहा था तो वहां की पॉपुलेशन ने बहुत जल्दी खेती छोड़ दिया और इंडस्ट्रीज में घुस गई। फिर पाकिस्तान में भी ठीक ठाक परफॉर्म हुआ है, वहां के भी लोगों ने खेती छोड़कर बाकी किसी फील्ड में एंटर कर लिया है। लेकिन सबसे बुरा हाल है इंडिया का। इंडिया में आज भी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 44% पॉपुलेशन है, तो आज भी क्या कर रही है? खेती कर रही है। इसके बावजूद कि वहां से हमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, उतना जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, पर फिर भी एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट इतना अच्छा नहीं आया है।
तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ में तीनों कंट्रीज में इनिशियली क्या स्ट्रॉन्ग था, प्राइमरी सेक्टर। अब क्या स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिया पाकिस्तान में टर्शरी और चाइना में सेकेंडरी। इसके रीजन क्या है, तो इंडिया पाकिस्तान में टर्शरी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमने बाकी सारी कंट्रीज के साथ फास्टर इंटीग्रेशन किया है, जबकि चाइना में सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वहां पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया था 1958 में, और 1978 में ओपन अप हो गई थी इकोनॉमी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाइना ने बाकी सारी कंट्रीज की तरह सीक्वेंस फॉलो किया है, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। पहले प्राइमरी स्ट्रॉन्ग था, अब डायरेक्टली टर्शरी स्ट्रॉन्ग है, सेकेंडरी कभी स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं। इसके अलावा फिर हम बात करें अगर एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट की, तो जब हमें दिखता है कि प्राइमरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस गिरती जा रही है तो पॉपुलेशन को एग्रीकल्चर छोड़ के किसी और सेक्टर में एंटर कर देना चाहिए, इसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है चाइना ने, फिर पाकिस्तान ने और फिर इंडिया ने। कुल मिला के ऐसी चार चीजें हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे चल रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसमें एक है एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। एम्प्लॉयमेंट को शिफ्ट करने में पाकिस्तान ने इंडिया से बेटर रोल प्ले किया है। फिर हम बात करते हैं तीसरा पैरामीटर, दैट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है पॉपुलेशन रिगार्डिंग कुछ डेटास। तो पहले हम बात करते हैं इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन की। तो इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन अगर हम मिला दें तो ये पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन होती है। तो सिर्फ इंडिया और चाइना दो कंट्रीज की पॉपुलेशन अगर हम मिला दें तो ये पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन है, जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 18% और चाइना की 20% थी। पर 2025 में क्या हुआ है, अभी इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड लार्जेस्ट हो गई है, तो चाइना की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 17% पे आ गई है, और हमारी लगभग अभी भी कितना है, 18%। तो पहले चाइना टॉप पर था, अब हम टॉप पर आ चुके हैं। तो अगर हम ऐसे लगभग रफली बात करें तो पूरे वर्ल्ड की 38% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है, जिसमें इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 18% और चाइना में पहले 20% थी, अब 17% है। पाकिस्तान इस रेस में बहुत दूर है। तो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की सिर्फ 1/10 की पॉपुलेशन है, तो इस रेस से वो बहुत दूर है। अगर हम बात करें कि इंडिया और चाइना में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, क्योंकि जिस भी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है वहां का मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। तो मेंटेनेंस पे अगर खर्चा ज्यादा लग रहा है तो डेवलपमेंट पे खर्चा के लिए पैसा आपके पास कम पड़ जाएगा, तो आप उनको बेसिक रिक्वायरमेंट राशन वगैरह प्रोवाइड करने में ही सारा पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा कम बचेगा। तो इंडिया और चाइना के लिए, दोनों के लिए हालत खराब थी। लेकिन फिर भी चाइना के लिए कुछ चीजें फेवरेबल है और इंडिया के लिए नहीं। तो चाइना के लिए फेवरेबल कैसे है, क्योंकि भले ही चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अब उसने क्या फॉलो कर लिया था 1979 में, वन चाइल्ड पॉलिसी। तो भले आज उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, पर वो धीरे धीरे करके अब क्या करेगी, उसकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी ड्यू टू द वन चाइल्ड पॉलिसी। उसका ग्रोथ रेट भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है, पहले हर साल उसकी पॉपुलेशन 1.33% से बढ़ती थी, पर अब सिर्फ 0.47% से बढ़ती है। तो हाँ, पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट भी अब कम हो चुका है। दूसरा जो उसके लिए फेवरेबल है वो है लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी का मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो भले ही इंडिया और चाइना में से अगर चाइना में पॉपुलेशन ज्यादा हो भी, तो उसके पास जमीन भी ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 100 लोग हैं और जमीन इतनी है, उसके पास भले 120 लोग हैं लेकिन उसके पास जमीन इतनी है। तो 120 लोग भले ही हो लेकिन फिर भी उनको कंजेशन में नहीं रहना पड़ता है, कंजेस्टेड वो नहीं रहते हैं। तो उनके पास पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है क्योंकि उनके पास लैंड एरिया बहुत ज्यादा है। तो भले ज्यादा पॉपुलेशन अगर हो भी तो उनको बहुत ही कंजेस्टेड होकर नहीं रहना पड़ता है, वो इजिली एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाते हैं। फिर हम बात करें ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मतलब हर साल पॉपुलेशन कितना बढ़ती है। डेटा आपको याद नहीं रखने, बस आपको याद रखना है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन उससे खराब, कौन सबसे खराब। तो ग्रोथ रेट जितना ज्यादा हो उतनी खराब बात है। अगर हर साल आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है तो ये कोई अच्छी बात नहीं, खराब बात है। और ग्रोथ रेट जितना कम हो उतना अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो चाइना का ग्रोथ रेट सबसे कम है, फिर इंडिया का है, फिर पाकिस्तान है। मतलब ग्रोथ रेट में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है चाइना ने, फिर इंडिया ने परफॉर्म किया है, फिर पाकिस्तान। अच्छा परफॉर्म करने का मतलब है कि चाइना की ग्रोथ रेट कम है, ये अच्छी बात है। तो चाइना ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, फिर इंडिया ने, और फिर पाकिस्तान ने सबसे खराब परफॉर्म किया है। फिर बात करें अगर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो चाइना ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बाद अगेन पाकिस्तान ने, और सबसे खराब परफॉर्म किया है इंडिया ने। तो चाइना की पॉपुलेशन भले ही ज्यादा हो पर उसके पास जमीन भी बहुत ज्यादा है,
तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कंजेस्टेड होके नहीं रहते, तो उनके पास पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब भीड़ यहाँ पे बहुत कम है। फिर पाकिस्तान में तो पॉपुलेशन ही कम है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे डेंसिटी कम है। लेकिन इंडिया के पास पॉपुलेशन भी ज्यादा है और लैंड एरिया भी कम है, तो हमारे यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से हम लोगों को कंजेस्टेड होके रहना पड़ता है। फिर हम बात करें अगर अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन पे भी सीक्वेंस यही रहा है, चाइना सबसे आगे चल रही है, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया से। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कितनी परसेंट पॉपुलेशन शहरों में रहती है। तो चाइना में सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन है, फिर पाकिस्तान में है, और सबसे कम इंडिया में है। तो इंडिया की सब बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो कि शहरों में रह रही है, ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गाँव में। तो इसमें भी इंडिया ने खराब परफॉर्म किया है। और अभी तक हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पहला क्या था, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट। दूसरा अभी हमने पढ़ा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। और तीसरा हमने पढ़ा अर्बनाइजेशन। इन तीनों चीजों में पाकिस्तान हमसे आगे चल रहा है। और चौथा है सेक्स रेशियो, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक लौती ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया और चाइना दोनों से आगे है। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि मेल और फीमेल का रेशियो कितना है। तो तीनों कंट्रीज में हालांकि मेल ज्यादा है, फीमेल्स कम है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में ये सेक्स रेशियो फिर भी अच्छा है। हर 1000 में से वहां पे 952 फीमेल्स है। चाइना में फीमेल्स कम है, 1000 में से 950 है। और इंडिया में और भी कम है, 1000 में से सिर्फ 943 है। तो इसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर है चाइना, और फिर है इंडिया। तो कुल मिला के 4 चीजें हो गई हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया से बेटर है। पहला, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट करने में। दूसरा, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि उसके पास पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं, तो भीड़ भी नहीं होगी, तो वहां पे जो डेंसिटी है वो कम है। फिर है अर्बनाइजेशन, उसके मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है, गाँव में कम। और फिर आता है सेक्स रेशियो, और चौथे में तो वो चाइना से भी आगे जा चुकी है। तो सेक्स रेशियो में वहां पे मेल के कंपैरिजन में ज्यादा मतलब मेल तो हालांकि तीनों ही कंट्रीज में ज्यादा है, फीमेल्स कम है, पर फिर भी अगर इनका आपस में कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान में ज्यादा फीमेल्स है, फिर है हमारे चाइना में, और सबसे कम है इंडिया में। ठीक है। ये क्या दिखाता है, सेक्स रेशियो सोशल बैकवर्डनेस, दैट मीन्स फीटिसाइड। तो अगर किसी कंट्री में मेल बहुत ज्यादा है पर फीमेल बहुत कम है, इसका मतलब वहां के जो लोग हैं वो मेल चाइल्ड प्रेफर करते हैं, वो चाहते हैं कि उसका बेटा हो, बेटी नहीं। तो अगर इनकेस बेटी हो जाती है तो या तो उसे गर्भ में मार देते हैं, फीटिसाइड, या तो उसे पैदा होते ही मार देते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि सोशली हम लोग थोड़े बैकवर्ड हैं। फिर आता है लास्ट जो पैरामीटर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है का मतलब होता है कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा डेवलप्ड है। और इसको आप जज, अच्छा इसको निकालता कौन है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडेक्स आता है, इसे जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हर साल हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। तो इसमें अगेन आपके कोई भी डेटाज याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और ह्यूमन डेवलपमेंट की बारी है तो चाहे कितने ही उसके पैरामीटर्स हम आगे पढ़ेंगे, सब में क्या होगा कि चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर इंडिया, और फिर आता है पाकिस्तान। तो ह्यूमन डेवलपमेंट के हर एक पैरामीटर में चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। तो बात करते हैं पहले तो इसके स्कोर की। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में चाइना का स्कोर है 0.75, इंडिया का स्कोर है 0.65, और पाकिस्तान का है 0.55। तो चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर इंडिया परफॉर्म कर रही है, और फिर पाकिस्तान परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से रैंक भी तीनों कंट्री के कंपैरिजन में चाइना का बेटर रैंक है 87, फिर इंडिया का है 130, और फिर पाकिस्तान का उससे भी खराब है 154 रैंक। ओके। तो आपको बस सीक्वेंस याद रखना है कि इसमें कौन सी कंट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। सो नाउ द इंडिकेटर्स। नाउ कौन सी कंट्री का ह्यूमन ज्यादा डेवलप्ड है, इसे आप जज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ 3 पैरामीटर्स। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ मतलब लंबी जिंदगी होनी चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। नाउ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को आप जज करते हो अगेन 4 इंडिकेटर से। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जब आपकी कंट्री में कोई पर्सन बर्थ होता है उसका, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लगभग कितने साल जिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में लगभग लगभग 70 के आसपास है, 69 ईयर्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कंट्री में कोई पर्सन की डेथ अगर 50 से 40 साल की उम्र में हो जाए, तब क्या बोलेंगे, अरे यार ये तो बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो 90 या 95 साल का और 100 साल का, तब क्या कहेंगे कि बाप रे बहुत ज्यादा जी लिया।
दैट मीन्स हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑन एन एवरेज एक इंसान लगभग 70 साल की उम्र जीता है। इसे हम कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जिस तरह ज्यादा होगा उतना बेटर है। तो अगर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 90 साल है, 100 साल है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हो। पर अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 साल है, 40 साल है, दैट मीन्स बहुत बुरी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में चाइना अगेन टॉप पर है, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। और हमें पहले देखा था कि पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐसा ही चलेगा, यही सीक्वेंस रहेगा। फिर आता है आईएमआर। आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि कितने ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है। दैट मीन्स अगर कोई बच्चा आज पैदा हुआ है वो और अपना 1 साल कंप्लीट करने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे हम काउंट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर। तो हर हजार लाइव बर्थ में कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये जितना ज्यादा होगा उतना खराब बात है। ओके, तो अगर ये ज्यादा है तो आपने गंदा परफॉर्म किया है, अगर ये कम है तो आपने अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगेन अच्छा किसने किसने परफॉर्म किया है? चाइना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। फिर आता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी का रेट का मतलब होता है कि कितनी माएँ हैं जो डिलीवरी करते टाइम पर या बर्थ के टाइम पर उनकी डेथ हो जाती है। तो हर बार अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 डिलीवरीज हुई है, तो उन 10,000 में से कितनी मदर्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है वाइल डिलीवरी, उसे कहते हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। अगेन ये जितना ज्यादा होगा उतनी खराब बात है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है चाइना ने, फिर इंडिया ने, फिर पाकिस्तान। फिर आता है नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन। अंडर नरिश्ड का मतलब है कि कितने परसेंटेज चिल्ड्रन है जो कि कुपोषित हैं। तो कुपोषित में भी मतलब जितना ज्यादा बच्चे होंगे उतनी गलत बात है, और जितने कम बच्चे कुपोषित हैं उतनी अच्छी बात है। तो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है चाइना ने। हालांकि इस बार थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान टक्कर में ही है, पाकिस्तान थोड़ा सा पॉइंट वगैरह से कुछ आगे होगा, लेकिन अगेन आप ये याद रखेंगे कि चाइना सबसे आगे है और इंडिया और पाकिस्तान लगभग सेम सेम पोजिशन है। फिर आता है सेकेंड इंडिकेटर, दैट इज नॉलेज एंड एजुकेशन। ना आपकी पॉपुलेशन या ह्यूमंस कितने पढ़े लिखे, कितने समझदार हैं, इसको आप जज करते हो विद द मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब होता है एडमिशन नहीं। एडमिशन तो लोग ले लेते हैं, पर तकरीबन आपने कितना साल स्कूल में गुजारा है, 6 साल पढ़ाई की है, 8 साल पढ़ाई की है स्कूल में, इसे कहते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तो आप जितने ज्यादा साल स्कूल गए हो उतनी अच्छी बात है, और जितना कम साल जाते हो उतनी बुरी बात है। तो चाइना सबसे आगे है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान है। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो आप जिंदगी जी रहे हो कितनी उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो या बेकार। इसके अगेन 4 पैरामीटर्स है। पहला, पर कैपिटा इनकम, साल में कितना कमाते हो। जितनी ज्यादा कमाई होगी लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी होगी, कमाई कम है तो लाइफ स्टाइल खराब। देन आता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। आपकी पूरी कंट्री में कितनी परसेंट पॉपुलेशन गरीब है। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन गरीब होगी खराब बात है, पॉपुलेशन अगर कम गरीब है तो फिर ज्यादा बेटर है। देन वाटर रिसोर्सेस, आपकी कंट्री में कितने वाटर रिसोर्सेस हैं, या साफ पीने का पानी या क्लीन वाटर अवेलेबल है या नहीं। देन सैनिटेशन, साफ सफाई। चारों में ही चाइना सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, फिर इंडिया है और फिर पाकिस्तान है। हाँ, सैनिटेशन में अगेन इंडिया और पाकिस्तान का इक्वल चल रहा है। ओके, तो चाइना आगे है और इंडिया पाकिस्तान लगभग इक्वल पे है। तो सैनिटेशन और यहाँ पर अंडर नरिश्ड, इन दोनों में लगभग चाइना और इंडिया, और नहीं, पाकिस्तान और इंडिया लगभग लगभग सेम पोजीशन पे है। वरना सब में ही पूरे ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चाइना सबसे आगे है, फिर इंडिया है, फिर पाकिस्तान। ओके, अब हम बात करते हैं एक इंडिकेटर, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। कुल मिला के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन जारी करता है? यूएनडीपी। किस बेसिस पर ये रैंकिंग आती है? 3 चीजों के बेसिस पर। पहला अभी हमने देखा है कि आपका स्कूलिंग मतलब आपका एजुकेशन, देन सेकेंड आता है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, और तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 3 ही इंडिकेटर्स हैं। चौथा इंडिकेटर काफी सारे ऐसे ऐसे काफी सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि लिबर्टी को भी एज इंडिकेटर इसमें ऐड करना चाहिए। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब होता है कि आपकी कंट्री में कितनी पॉलिटिकल फ्रीडम है और कितने सिविल राइट्स हैं। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब होता है कि क्या आपकी कंट्री में जो नेता रूल करेगा, क्या उसको चुनने का अधिकार है, या फिर कल को अगर आप नेता बनना चाहती हो तो क्या आपके पास ये राइट्स है कि आप नेता बन सकते हो। इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल फ्रीडम। और सिविल राइट्स का मतलब होता है कुछ बेसिक राइट्स, जिसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ बोलने की आजादी है, प्रेस या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना, या फिर प्रेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज न्यूज दे,
प्रचार प्रसार करना या फिर न्यूज स्प्रेड करना। फिर आता है डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एज अ आजाद सिटीजन, आजाद कहीं पे भी आप घूम सकते हो, कहीं पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्या ये सारी चीजें करने के राइट्स आपके पास है या नहीं? तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस लिबर्टी को भी आप इंडिकेटर की तरह ऐड करो। दैट मीन्स अगर जिस कंट्री में लिबर्टी ज्यादा होगा उसका डेवलपमेंट ज्यादा है। जिस कंट्री के लोगों को आजादी ही नहीं है वो कैसे लाइफ जी रहे हैं, उनका फिर ह्यूमन डेवलपमेंट कम होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इस लिबर्टी को क्वांटिटेटिवली मेजर कर ही नहीं सकते। अब कितनी आजादी है इसको आप कैसे मेजर करोगे ना? 50 नंबर है, 30 नंबर दे, 10 नंबर दे, कैसे इसको मेजर करोगे? क्योंकि इसको क्वालिटेटिवली हम मेजर नहीं कर सकते इसको, इसीलिए अभी तक हमने इसको एज ए इंडिकेटर ऐड नहीं किया हुआ है। और हमारे इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री में फ्रीडम थोड़ी ज्यादा है। हालांकि अभी कुछ सालों से फ्रीडम थोड़ी कम हो गई है, अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कुछ गड़बड़ हो जाती है, लेकिन अब सोच समझ के बोलना पड़ता है। लेकिन इससे पहले जो भी हमारी हिस्ट्री रही है वो ऐसी रही है कि हमारे पास बोलने की आजादी बहुत ज्यादा है। आप अपने मन से कुछ भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं पसंद आ रहा है, आप जी खोल के उन्हें गालियां दे सकते हो। दैट मीन्स आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अगर इसको एज इंडिकेटर आपने ऐड किया तो ये आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा। बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको जज नहीं कर सकते, नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इंडिकेटर इसको ऐड नहीं किया हुआ। तो अभी प्रेजेंटली सिर्फ 3 इंडिकेटर हैं: हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हेल्थ मतलब लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड एजुकेशन, और देन आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बढ़ते हैं आगे। लास्ट है हमारा पाकिस्तान री एमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी। तो पाकिस्तान में दोबारा से गरीबी क्यों आ रही है, या पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है वो उतना कम क्यों रहा है, ये सबका असर क्या होगा? ये 4 पॉइंट्स। पहला है अनस्टेबल एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस। हालांकि पाकिस्तान में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था लेकिन उतना सक्सेसफुल था नहीं, जिसकी वजह से वहां का एग्रीकल्चर आज भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब ये होता है कि अगर मानसून हुआ तो वहां पे बारिश होगी, मानसून हुआ तो खेती होगी, फसल अच्छी होगी, मानसून नहीं हुआ तो फसल खराब होगी। दैट मीन्स आज भी वो अपनी फसल के लिए डिपेंडेंट है किस पे? बारिश पर। उनके पास परमानेंट इरिगेशन सिस्टम नहीं है। फिर आता है इनएडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज। तो उनके पास फॉरेन एक्सचेंज मतलब डॉलर्स कमाने का जरिया काफी कम है। नाउ जरिया क्या क्या उनके पास? मेनली 2 जरिए हैं, एग्रीकल्चर और रेमिटांस। रेमिटांस का मतलब होता है कि जब आपकी कंट्री का कोई पर्सन किसी और कंट्री में सेटल हो जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप इंडिया छोड़ के यूएसए में सेटल हो जाएं, तो हर साल या हर महीने आप अपनी फैमिली को कुछ घर खर्च भेजेंगे, कुछ गिफ्ट भेजेंगे, तो उसे हम कहते हैं रेमिटांस। तो उनकी कंट्री में जो भी डॉलर्स वगैरह आते थे उसके मेनली 2 ही सोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर और रेमिटांस। एग्रीकल्चर वैसे ही उनका अनस्टेबल है, तो कभी मानसून अगर नहीं हुआ तो फसल होगी नहीं, तो उसे पैसे भी नहीं बेच पाएंगे, तो पैसा आएगा नहीं आएगा, इसमें क्या है? अनस्टेबिलिटी है। फिर है रेमिटांस। रेमिटांस कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी है। अब सामने वाले को भेजना होगा तो भेजेगा, कभी कम भेजेगा, कभी ज्यादा भेजेगा, तो इसकी वजह से ये भी आपका रेगुलर सोर्स ऑफ डॉलर्स नहीं है। तो इनके पास जो डॉलर का सोर्स है वो काफी अनस्टेबल है। फिर है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पाकिस्तान में मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीतती है वो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाती है। एक तो हर बार इलेक्शन में दूसरी पार्टी जीतती है, वो तो अलग बात है, लेकिन कई बार क्या होता है वहां पे इलेक्शन होने के बाद भी 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही वहां की सरकार गिर जाती है, तो तख्ता पलट हो जाता है। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। इवन कुछ टाइम पहले तो ऐसा भी देखा गया था कि बहुत ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3 बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हुई थी। तो जो ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनली आपकी इमेज बहुत खराब हो जाती है, तो जो फॉरेनर्स हैं वो आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। फिर आता है ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर। हमारे जैसे पाकिस्तान के भी जो नेबर्स हैं वो बहुत अच्छे रहे नहीं है, तो उसको बचाव के लिए डिफेंस पे खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। जैसे हर साल कभी ना कभी कुछ इंडिया के साथ ही मनमुटाव हो जाता है, तो थोड़ी वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, जिसकी वजह से उनको डिफेंस पे अपना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, तो डेवलपमेंट के लिए उनके पास पैसे कम बचते हैं। ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का। एक स्लाइड हमने छोड़ी थी ये। नाउ यहाँ पर क्या है कि G20 कंट्रीज में ये 20 कंट्रीज हैं। इसका नाम आप याद रख सकते हो विद द ट्रिक गुरुजी। सीता अब एसएससी एफसीआई में है। गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में है। ओके, नाउ जी से क्या हो जाएगा? जर्मनी। यू से हो जाएगा यूएसए। आर से हो जाएगा रशिया। और फिर अगेन यू से हो जाएगा यूके। तो जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके। अगेन बोलोगे तो याद हो जाएगा।
जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके। देन जी से हो जाएगा जापान और इंडिया। जी से क्या हो जाएगा? जापान और इंडिया। सीता में सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना। ना सीता में जो भी कंट्रीज है उसको याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपने बार बार इनका नाम नहीं सुना हो शायद। तो सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना। अगेन गुरुजी सीता से क्या था? गुरु से क्या हो जाएगा? जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके। जी से क्या हो जाएगा? जापान, इंडिया। सीता से क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना। देन अब से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। अब से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। देन एसएससी में साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा। अगेन स्टार्टिंग से गुरुजी सीता अब एसएससी। तो गुरु से क्या हो जाएगा? जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके। जी से क्या हो जाएगा? जापान, इंडिया। सीता से सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की, अर्जेंटीना। अब ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। देन एसएससी से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड देन कनाडा। एफसीआई मतलब एफ से हो जाएगा फ्रांस, सी से हो जाएगा चाइना, आई से हो जाएगा इटली। फ्रांस, चाइना, इटली। फ्रांस, चाइना, इटली। मे से हो जाएगा, एम से हो जाएगा मैक्सिको और ई से हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि एक साथ आपका इसका मेंबर है। आप अगर इसको ध्यान से देखें तो कहीं पर भी पाकिस्तान का नाम आया नहीं है, तो पाकिस्तान इसमें नहीं है। देन बांग्लादेश इसमें नहीं है। हमारे आसपास की जो भी कंट्रीज है जैसे नेपाल इसमें नहीं है, भूटान इसमें नहीं है, इवन अफगानिस्तान भी इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो आसपास के कंट्रीज है वो उसमें नहीं है। तो अगेन गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, दैट्स इट। तो गुरु से क्या हो जाएगा? जर्मनी, यूएसए, रशिया, यूके। जी से क्या हो जाएगा? जापान, इंडिया। सीता से सऊदी अरेबिया, देन इंडोनेशिया, टर्की एंड अर्जेंटीना। अब से ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। देन एसएससी से क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड देन कनाडा। एसएससी एफसीआई, एफसीआई से क्या हो जाएगा? फ्रांस, देन चाइना, देन इटली। फ्रांस, चाइना, इटली। और फिर मे से हो जाएगा एम से मैक्सिको एंड ई से यूरोपियन यूनियन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।